नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ दर बढ़ाने की चेतावनी दी है। साथ ही दावे को दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी तेल की खरीद को बंद करने का आश्वासन दिया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि रूसी तेल वाली चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो वो बहुत भारी टैरिफ चुकाएंगे। बुधवार को ही ट्रंप ने ओवल ऑफिस से दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश नहीं है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए वित्त पोषण मदद मिलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में कहा, मोदी मेरे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। हम उनके द्वारा रूस से तेल खरीदे जाने से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे रूस को यह बेतुका युद्ध जारी रखने का मौका मिला। इस युद्ध में उन्होंने लाखों लोगों को खो दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और मोदी ने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा। मुझे नहीं पता, शायद यह बड़ी खबर हो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? वह रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। यह शुरू हो चुका है। वह इसे तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को यहाँ साप्ताहिक ब्रीफिंग में भारत के रूस से तेल खरीद के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि दोनों नेताओं के बीच कल कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मुझे दोनों नेताओं के बीच कल हुई किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत का रुख पहले ही एक वक्तव्य जारी कर स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा अगली खबर है बॉलीवुड से। शोले फेम एक्टर गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिवाली के दिन उनके निधन की बुरी खबर मिली, जिसके वजह से सेलेब्स और फैंस के बीच मातम पसरा हुआ है। शोले के जेलर की भूमिका निभाने वाले दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका करियर 50 सालों का रहा, जिसमें उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मगर एक समय ऐसा था जब फिल्मों में ब्रेक मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। आपको बता दें कि असरानी का 20 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने भी अभिनेता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान शेयर किया, जिसमें लिखा था, हमारे प्रिय सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना हिंदी सिनेमा और हमारे दिलों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने अभिनय से जो अमिट छाप छोड़ी है वह अमर रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने साहित्य कलाभाई टक्कर से अभिनय की ट्रेनिंग ली और फिर 1962 में सिनेमा के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आ गए थे, ताकि फिल्मों में अपना करियर बना सके। मुंबई में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिल लेने की सलाह दी। फिर असरानी ने वहां से 1966 में ग्रेजुएशन पूरा किया। अभिनय की ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद असरानी को शुरुआत में ज़्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने हम कहाँ जा रहे, हरे कांच की चूड़ियाँ, उमंग और सत्यकाम जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन वह पहचान नहीं बना पाए। फिर मुंबई में संघर्ष के दिनों में अपना गुजारा करने के लिए FTII में ही पढ़ना शुरू किया। यही कदम आगे चलकर उनके करियर के लिए मोड़ साबित हुआ और उन्हें फिल्मों में बड़ा मौका मिला। दरअसल FTII में ऋषिकेश मुखर्जी गेस्ट फैकल्टी थे और उन्होंने गुलजार की सिफारिश पर असरानी से मुलाकात की। वे अपनी फिल्म गुड्डी के लिए जया बच्चन,
को लेना चाहते थे। ऐसे में असरानी ने ऋषिकेश का परिचय जया से कराया, जिन्होंने एक छात्र फिल्म में अपने काम से सभी को प्रभावित किया था। इसी दौरान असरानी ने भी ऑडिशन दिया और गुड्डी में एक महत्वाकांक्षी अभिनेता की भूमिका के लिए चुने गए। फिल्म हिट रही और शिक्षक असरानी और उनकी शिष्या जया दोनों ही सुर्खियों में आ गए। असरानी ने अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, गुजराती और साउथ की कई फिल्में शामिल थी। इसके अलावा अगली खबर है अमेरिका से। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पर सख्ती के चलते अमेरिका में रहने वाले H-1B वीज़ा धारकों में घबराहट बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक तकनीकी कर्मचारी की सोशल मीडिया पोस्ट ने अप्रवासी प्रोफेशनल के बीच खलबली मचा दी है। कर्मचारी का कहना है कि वर्षों से कानूनी दर्जा होने और अमेरिकी इकोनॉमी में योगदान देने के बावजूद अब उन्हें खुद पर खतरा महसूस हो रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण बीते सितंबर महीने में ट्रंप का वो आदेश है जिसमें नए H-1B वीज़ा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों पर $10,000 का आवेदन शुल्क लगाने का फैसला किया गया था। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने शुल्क बढ़ाने को सही कदम बताया था और H-1B4 वीज़ा को सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला इमिग्रेशन कार्यक्रम बताया था। इस बीच वायरल पोस्ट में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का डर सामने लाती है। पोस्ट की शुरुआत में कहा गया, मुझे लगता है कि इस बार सब खत्म हो गया है, इस तथ्य के बावजूद कि हमने कड़ी मेहनत की है, कभी भी उस भेदभाव का पालन नहीं किया जिसका हम पर आरोप लगाया जाता है। अच्छे और ईमानदार इंसान बनने की कोशिश की है, लेकिन हमें निशाना बनाया जा रहा है। पोस्ट में कहा गया है कि उन्होंने हमेशा नौकरी के उम्मीदवारों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया है और हर एक रिज्यूम को ईमानदारी से जांचा है। पोस्ट के लेखक ने उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है जो हाल के दिनों में H-1 वीज़ा धारकों के ऊपर सार्वजनिक रूप से लगाए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख आरोप है कि H-1B वीज़ा अमेरिकी नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। पोस्ट में कहा गया कि H-1B को लेकर यह पागलपन खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि H-1B का स्वर्ण युग खत्म हो चुका है, हमें अभी से सामान पैक करना और योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। उनकी पोस्ट पर बड़ी संख्या में यूजर कमेंट कर रहे हैं और सहमति जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, दुर्भाग्य से यह बात कभी खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे यह सवाल आम हो जाएगा कि इन्हें ऊंचे वेतन वाली नौकरियों के लिए इतने सारे गैर अमेरिकी नागरिकों को क्यों लिया जा रहा है। कमेंट करने वाले यूजर ने कहा कि लोग शिकायत से आगे बढ़कर कंपनियों पर दबाव डालने लगेंगे। कंपनियां शुरुआत में हिचकिचाएगी और बाद में या तो आउटसोर्सिंग करेगी या मार्गों के आगे झुक जाएंगी। एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, समस्या बहुत सारे H-1B की है। इस कार्यक्रम को सालाना 5,000 वीज़ा तक सीमित किया जाना चाहिए। केवल उच्च कौशल लोगों को ही H-1B मिलना चाहिए। इस समय में अमेरिका लगभग 20 लाख H-1B H-4 EAD काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगली खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को पॉक्सो में बरी करते हुए फैसला सुनाया है कि बिना किसी सबूत के केवल शारीरिक संबंध का इस्तेमाल बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। जस्टिस ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां पीड़िता के माता पिता ने बार बार कहा कि शारीरिक संबंध बनाए गए थे, हालांकि इसका क्या मतलब था, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी। हाई कोर्ट ने कहा, बिना किसी सहायक सबूत के केवल शारीरिक संबंध शब्द का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया है। आरोपी की IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपनी दोष सिद्धि और 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा को चुनौती दी थी। यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था। पीड़िता का आरोप था कि 2014 में आरोपी, जो कि उसका चचेरा भाई है, उसने शादी का झांसा देकर 1 साल से अधिक समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल पीड़िता और उसके माता पिता की मौखिक गवाही पर आधारित है, जबकि कोई फॉरेंसिक या अन्य भौतिक सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। जस्टिस ने कहा कि शारीरिक संबंध शब्द का इस्तेमाल या परिभाषा IPC या पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पीड़िता का शारीरिक संबंध शब्द से क्या मतलब था और क्या यह यौन भेदी हमले के आवश्यक तत्वों को पूरा करता है। कोर्ट ने कहा, यदि ऐसा लगता है कि बाल गवाह की गवाही में आवश्यक जानकारी नहीं है तो कोर्ट का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रासंगिक
तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने या पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछें तथा पहले पीड़ित बाल गवाह की गवाही देने की योग्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें और उसके बाद यह सुनिश्चित करें कि पूरी गवाही रिकॉर्ड पर लाई जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि अभियोजन पक्ष अपेक्षित ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बने रह सकते और उन्हें मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होगी। यह भी कहा गया कि कोर्ट को मूक दर्शक न बने रहते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कमज़ोर गवाहों पर प्रक्रिया का बोझ न पड़े तथा प्रासंगिक दिशा निर्देशों का उनकी वास्तविक भावना के अनुरूप पालन किया जाए। कोर्ट ने दोषी को रिहा करने का आदेश देते हुए निष्कर्ष निकाला। मौजूदा मामले में पीड़िता या उसके माता पिता की गवाही से पता चलता है कि बार बार शारीरिक संबंध स्थापित होने की बात कही गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि शारीरिक संबंध शब्द का क्या अर्थ था। कथित कृत्य का कोई और डिटेल नहीं दी गई है। दुर्भाग्य से अभियोजन पक्ष या निचली अदालत ने पीड़िता से कोई सवाल नहीं पूछे जिससे यह साफ हो सके कि अपीलकर्ता पर लगाए गए अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध हुए हैं या नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।